डेडिकेटली पढ़ने वाले हैं, करने वाले हैं, तो आप जुड़े मेरे साथ में। 700 दिन का चैलेंज है। आप 700 दिन कंटिन्यू 8 घंटे अगर पढ़ोगे, 2 साल की तैयारी है। 2 साल की तैयारी में आपको यूपीएससी पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस अगर आप डेडिकेटली पढ़ने वाले हो, करने वाले हो। 2 साल में कोई ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं है, इतना बड़ा पेपर नहीं है कि हाँ ऐसे वैसे, मगर है काफ़ी बड़ा। हर किसी के बस की बात भी नहीं है। मगर आप डेडिकेटली अगर 700 दिन का पूरा प्लान बना के चलते हो, तो आपको अभी बोलने के लिए मैं 7 दिन बोल दूँ, 70 दिन बोल दूँ ऐसे कि निकाल लो, ऐसे हवाबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला है। 2 साल की तैयारी है, 2 साल मांगती है तो मांगती है। ठीक है भाई। और मेन चीज़ ये है कि उठो, जागो और तब तक लड़ो जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। ये आगे जो पंक्तियाँ हैं, पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा आपके, मेरे और मंजिल पे पहुंचने वाले के, सबके पैरों के नीचे से जाते हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ में अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हो। अब हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएससी जियोग्राफी के बारे में। आज हम जलवायु विज्ञान पढ़ने वाले हैं, क्लाइमेटोलॉजी। अभी हम उसकी बात करते हैं, जलवायु और मौसम। जलवायु और मौसम को हम छोड़ दें, क्योंकि हम जैसे एनसीईआरटी ने बताया है, सबसे पहले उसने वायुमंडल और उसका संगठन उसके हिसाब से पढ़ाया है। आज हम भी ऐसे ही फॉलो करते हैं एनसीईआरटी के जैसे ही। हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। सबसे पहले है कि वायुमंडल है क्या। हम पूछने वाले हैं वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन, हाँ ये है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर जो हवा का घेरा, उसको हम वायुमंडल बोलते हैं। यह सिंपल भाषा में, अभी मैं आपको किताब भी डेफिनेशन पढ़ाऊँ तो शायद आपको समझ ना आवे। सीधी सी बात है कि जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ एक एयर का जो रिंग है, उसको हम एटमोसफेयर बोल रहे हैं। बस सीधी सी बात है। वायुमंडल का संगठन, संगठन मतलब वायुमंडल बना कैसे है, इसमें क्या क्या मतलब चीज़ें हैं इसके अंदर जिससे वायुमंडल का निर्माण हुआ। संगठन मतलब आपका परिवार है। आपका परिवार बना कैसे है, कैसे बनेगा परिवार? उसमें माता पिता भी होंगे, बच्चा भी होगा, भाई बहन भी होंगे, दादा दादी भी होंगे। उन सबके आने से ही परिवार बना है। क्या है, अकेले आदमी के आने से परिवार बनता है? नहीं। तो उसी प्रकार वायुमंडल भी 3 चीज़ों के आने से ही बना है। उन 3 चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो गैसों की, गैस, उसके बाद जलवाष्प, और तीसरा है डस्ट पार्टिकल, धूलकण। इन तीनों के आने से जो वायुमंडल है वो बना है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ उठी होगी, सर गैसों से कैसे, और जलवाष्प से कैसे, और डस्ट पार्टिकल से कैसे बना है। हम उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बताने वाले हैं कि गैस, गैस कितने टाइप की हैं। गैस हमने पढ़ी हैं, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी 10वीं 12वीं, अगर आपने 9वीं की एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ी हो, वो सारी की सारी चीज़ें उसमें आती हैं। गैस 3 टाइप की होती हैं, अपरिवर्तनशील, परिवर्तनशील और निष्क्रिय। परिवर्तनशील में क्या है, जो कभी परिवर्तित होती ही नहीं, मतलब बहुत लंबे टाइम से वो कभी परिवर्तित हुई ही नहीं। हो सकता है जब पृथ्वी का निर्माण हुआ हो तब वो मौजूद भी हो या नहीं, मगर आज के टाइम में वो परिवर्तित होंगी ही नहीं। उनको बोलते हैं अपरिवर्तनशील। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78.08 इतने परसेंट नाइट्रोजन है वायुमंडल में। उसके बाद फिर ऑक्सीजन का नंबर है। ऑक्सीजन कितना है? वैसे तो लगभग हम 21 बोलते हैं, मगर अगर हम एक्यूरेट बोल लें तो वो है 20.95, लगभग 21, इतना ऑक्सीजन है। ये है अपरिवर्तनशील, ये इतनी है, ना कभी ये घटती हैं ना कभी बढ़ती हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं जो परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील कैसे में है, जो पहले कुछ और थी अब कुछ और है, और आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ और हो उनका जो परसेंटेज है, जो उनकी मात्रा है वायुमंडल में। जैसे हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारा औद्योगिकीकरण स्टार्ट हुआ
जिसको हम टाइम ऑफ पीरियड बोलते हैं, उस टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कुछ और थी, अब कुछ और है, और आने वाले टाइम में कुछ और होगी, क्योंकि हमने क्या किया, जीवाश्म ईंधन जो फॉसिल फ्यूल हैं हमने उनको बहुत जलाया, उनसे क्या है, कार्बन उत्सर्जित हुआ। कार्बन उत्सर्जित होने से वो धीरे 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 वायुमंडल में जमा होना स्टार्ट हो गया। वायुमंडल में जमा हुआ तो अभी क्या, उसकी मात्रा बढ़ी, उसकी मात्रा बढ़ी तो उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया। उन ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम अगली तरफ पढ़ने वाले हैं, वीडियो में आगे चल के हम देखने वाले हैं कैसे उनका क्या काम है, कैसे वो करने वाली है। अब हम बात करते हैं क्रियाशील गैस, मतलब निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस क्या है, जिनने किसी से कोई मतलब है ही नहीं, भाई तुम जो कर रहे करते रहो, हम तो जो हैं जैसे हैं, हमें किसी के साथ में क्रिया नहीं करनी। कैसे होगी, ऑर्गन होगी और आपकी नियोन होगी, ये सब अक्रियाशील गैस हैं। अभी गैस तो हो गया हमारा, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ परसेंटेज ऑफ गैस, किसका कितना है, क्या है, कैसे है। हम चलते हैं, हाँ ये हमारा चार्ट है। अभी इसमें है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बात करें हम, 78.08, ये इन्होंने 8 गलत लिखा है। ऐसा ही ऑक्सीजन 20.95। ऐसा ही ऑर्गन की बात करें, तीसरे नंबर पे ऑर्गन है 0.93। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.036। मतलब अगर हम बात करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर 99% बनाती हैं और 1% में बाकी सब चीज़ें हैं। अभी आप एक चीज़ देखो, जो ग्रीन हाउस गैस से हो रही हैं या जो भी इफेक्ट आ रहा है वो उस 1% की वजह से है। वो 1% इतना बढ़ गया, अभी 1% ने कितना कुछ कर दिया। आप बोलते हो ना कि एक क्या कर देगा, देखो क्या कर दिया, पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज कर दिया। तो ऐसे करके उसके बाद फिर चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है, और पाँचवें नंबर पे हम बात करते हैं नियोन की, हीलियम की, क्रिप्टॉन की, जेनन की और हाइड्रोजन की। हो, और एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन है। मगर जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे क्या है सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा है पृथ्वी पे ऑक्सीजन, भूपरपटी पे। क्यों, क्योंकि जल में भी ऑक्सीजन है, जो सब कुछ बना है वो ऑक्सीजन से ही है, वो सब चीज़ें ऑक्सीजन है, मगर वायु में क्या है, नाइट्रोजन है। और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा है हीलियम। आप देखोगे आपको ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हीलियम नज़र आएगी। तो ऐसे ही इन गैसों से मिलकर पूरा का पूरा अपना वायुमंडल बना है। अब हम करते हैं बात जल वाष्प की, हम अभी ऊपर पहुंचते हैं। ये हमने पूरा का पूरा स्लाइड में दिया हुआ है वायुमंडल का संगठन, गैसीय, जल वाष्प और धूलकण। बात करते हैं हम जल वाष्प की। जल वाष्प क्या है, उससे पहले हम पढ़ते हैं वायुमंडल मौसमी घटनाओं का केंद्र बिंदु है। जो वायुमंडल है, जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं वो वायुमंडल के कारण ही होती हैं। अगर वायुमंडल ना होता, ना तो पवनें चलती, ना कंडेंसेशन होता, ना आपका संवहन होता, कुछ नहीं होता आपका, तो हो सकता है जीवन ही ना होता। अगर जीवन ना होता तो आप और हम भी नहीं होते, मतलब हम नहीं होने वाले थे। तो जैसे वर्षा के नियमित वितरण को नियंत्रित करना, संचालित करना, ये सब सारा का सारा काम किसका है, वायुमंडल का। अगर वायुमंडल होगा तो ही ये चीज़ें पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। इसके बाद सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों के बारे में, इनमें हम आगे पढ़ने वाले हैं। पराबैंगनी किरणों से हमें कैसे बचाव है, उल्कापात आदि से हमारे कैसी रक्षा करें, वो तो आगे पढ़ने वाला है। पृथ्वी, वस्तुतः पृथ्वी का वायुमंडल की इसके अन्य ग्रहों की तुलना में विशेष स्थिति प्रदान करता है। जिसके पास वायुमंडल है और जीवन की संभावना है वो बस पृथ्वी है, और का वायुमंडल जो है वो इस टाइप का नहीं है, वो थोड़ा अलग अलग टाइप का है, अलग अलग गैसें हैं, तो वहाँ पे जीवन है ही नहीं। इसकी तो बात ही छोड़ दो वायुमंडल की संरचना में। अब हम बात करते हैं वाटर वेपर की, जल वाष्प की। हमारे जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जल वाष्प का जो निश्चित तौर पे काम है, जल वाष्प का, वो पृथ्वी से उठेगा, उसके बाद बारिश बन के बादल बन के ऊपर घूमेगा, और उसके बाद फिर बारिश होगी। उससे क्या है, हमारे जो पानी के स्रोत हैं उनकी भी पूर्ति हो जाए जल वाष्प से। और जल वाष्प के स्रोत क्या क्या हैं, वो आदमी की ह्यूमन बॉडी से भी निकलता है, जीव जंतुओं से भी निकलता है, और सूर्य के कारण भी निकलता है। उसके कई सारे हम देखते हैं
वो निकलते हैं। अभी हम बात करें गैसों की, ये देखो पूरा का पूरा पाई चार्ट दिया हुआ है। पाई चार्ट तो जानते होंगे ना आप, पाई चार्ट जो गोले में ऐसा बना हुआ होता है उसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। जो ऐसा लाइन 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 से होगा उसको हम बार चार्ट बोलते हैं। तो ये पाई चार्ट है। ये वायुमंडल के बारे में बताया, इसकी हम बाद में बात करने वाले हैं, इसके बारे में हम बात करने ही नहीं वाले। जल वाष्प, वाष्पीकरण पादपों की पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन मृदा एवं जीवों की श्वसन प्रक्रिया वायुमंडल में जल वाष्प के स्रोत है। वो हमने बता ही दिया भाई, ह्यूमन है, जीव जंतु है, इन सब से जो वायुमंडल में जाने वाला है जल वाष्प, वो इन सब से ही जाएगा। जल वाष्प वायुमंडल में ऊंचाई के साथ घटता है, ऑफिशियली सी बात है। अभी क्या होगा ना, जब भी पृथ्वी से वाष्पन होगा, वाष्पन होने के बाद क्या, जैसे 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 वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा। हमेशा ऊपर जाने पे, जब हम अक्षोभमंडल के बारे में पढ़ेंगे, पूरे के पूरे इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, तब हम आपको बताएंगे जैसे जैसे वो ऊपर की साइड जाएगा तो वो ठंडा होगा। क्यों ठंडा होगा और कहाँ पे ये मिलेगा, तो इसलिए वो ऊंचाई के साथ घटता ही है। वो 5 किलोमीटर का एरिया है जिसमें 90% के आसपास वो पूरा का पूरा जलवाष्प मिलता है। जैसे इसने दिया है, जलवाष्प का 90% भाग पृथ्वी की सतह से 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ही पाया जाता है, उससे ज़्यादा पाया ही नहीं जाता है वो। ठीक है, ये हम वो करने वाले हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा में उत्तरोत्तर कमी आती है। बिल्कुल आएगी। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पे तो क्या है, सूर्य की किरणें पड़ी हुई है। डायरेक्ट सूर्य की किरणें पड़ेगी तो क्या होगा, डायरेक्ट सूर्य की किरणें पड़ने से वाष्पन होगा, वाष्पन होगा तो ज़्यादा मतलब जल वाष्प बढ़ेगा, और उधर के पूरे एटमोसफेयर में यही चीज़ होने वाली है, क्योंकि उसको डेली मिलना है। जैसे 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 टेम्परेचर घटेगा तो सीधी सी बात है, उत्तरोत्तर कमी ही आने वाली है जलवाष्प में। मगर हम क्या देखते हैं, जब भी ऊंचाई बढ़ती है तो टेम्परेचर घटता है, और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा। क्यों घटता है टेम्परेचर? क्योंकि सूर्य उधर ऊर्ध्वाधर नहीं चमकता है, सूर्य की किरणें उधर लंबवत नहीं पड़ती हैं, सीधी नहीं पड़ती हैं। अगर सीधी पड़ेंगी तो तब ये चीज़ें होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें, वायुमंडल में जल वाष्प की सर्वाधिक मात्रा विषुवत रेखा बिल्कुल होंगी, क्योंकि उसका हमने कारण बता दिया, क्योंकि उधर क्या, सूरज डायरेक्टली पड़ता है, तो उसका मेन कारण यही है। जल वाष्प सौर विकिरण और पार्थिवीकरण का शोषण भी करता है, बिल्कुल करता है। अभी ये क्या है ना, मतलब एक तरीके से इसको पृथ्वी की कंबल भी बोल देते हैं, पृथ्वी का चादर भी बोल देते हैं हम जल वाष्प को। क्यों? ये करता क्या है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट डालता है। उसमें क्या होगा, ये जब सूर्य से किरणें आती हैं, और किरणें जब आएंगी उनको बोलते हैं लघु तरंग दैर्घ्य। जब वो आएंगी उनके पास में एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा, उनके लिए पारदर्शी है, उनसे निकल जाता है। और जो बादल अगर दी के संग घने हैं तो वो उसको भी वापस कर देते हैं। मगर क्या है कि अगर नीचे आया, वो उसको नहीं वापस भेज पाया, लघु तरंग दैर्घ्य को, अगर वो नीचे आया तो वो क्या होगा, वो पृथ्वी को गर्म करेगा। गर्म करने के बाद क्या होगा, उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। वेवलेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, बादल उसको जाने नहीं देगा, तो मतलब वो क्या, हीट को बढ़ा के रखेगा पृथ्वी के। इस प्रकार जलवाष्प एक कंबल की तरह कार्य करता है, जो पृथ्वी को न तो अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडा होने देता है। जलवाष्प उल्लेखनीय है। जलवाष्प को प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, क्योंकि जब ग्रीन हाउस गैस से थी, लिमिट में थी जो चीज़ें थी, तो जलवाष्प ऐसे 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 करके आता, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो होगा क्या, होगा क्या, आपके भी मन में ये सवाल आया होगा। ग्रीन हाउस पे हम बाद में चर्चा करने वाले हैं, मगर फिर भी हम बताते हैं, अगर ऐसा ना होता कुछ टाइम के लिए, अगर पृथ्वी अपना टेम्परेचर ऐसा पूरा का पूरा मेंटेन नहीं कर पाती वायुमंडल के कारण, या किसी जो भी पर्टिकुलर चीज़ है, तो क्या होता, वो पूरी ठंडी हो जाती, बर्फ़ जम जाता, जो जीव जंतु हैं वो मारे जाते। तो मगर ऐसा है नहीं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में भी अच्छा भी है ग्रीन हाउस इफेक्ट, और अगर ज़्यादा हो गया तो वो बुरा भी है, तो उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। उसके बाद जल वाष्प की मात्रा धरातल के निकट अधिक है, पृथ्वी उत्सर्जित करने वाली ऊष्मा को अवशोषित कर वायुमंडल के तापमान बढ़ाने में भूमिका निभाता है। अब हम बात करते हैं धूलकण की। अभी धूलकण क्या है, दो, इनको बोलते हैं पर्टिकुलरेट मैटर। ये दो टाइप का होता है, जिसे बोलते हैं PM10, PM2.5, ऐसे करके पर्टिकुलरेट मैटर, जिसको हम भारी कण भी बोलते हैं।
ये क्या प्रदूषण फैलाते हैं। अभी क्या जब वायुमंडल में होंगे, इससे क्या धूल के कणों से मिलकर बना हुआ है, और जब बादल उठते हैं तो उनको संघनित होने के लिए कोई पॉइंट चाहिए। वो पॉइंट कौन प्रदान करता है? पार्टिकुलेट मैटर, धूल कण। उन सब से मिलके वो पूरी की पूरी प्रक्रिया में सहायक है। तो वो सब चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये मेनली 3 चीज़ें हैं जिसमें हम गैस, जलवाष्प और तीसरा है धूल कण, जिनसे बना है वायुमंडल का संगठन। ये बात क्लियर होगी यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा या कुछ भी है तो आप बता सकते हो। यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया? क्या क्लियर कर लिया बताओ? करो कमेंट मुझे जल्दी, फटाफट कमेंट करो। क्या क्लियर कर लिया हमने यहाँ तक? हाँ, वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल बना किन चीज़ों से है? अभी हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में। वायुमंडल की संरचना टेम्परेचर के अकॉर्डिंग 5 टाइप की है। उसमें लेयर हमने डिवाइड किया है ऐसे करके, तो हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। अभी हम बात करने वाले हैं वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना से तो हमारा तात्पर्य है, जैसा आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आपके स्कूल में टीचर भी होंगे, बच्चे तो हैं ही, जो आपके प्रधान अध्यापक है, प्रिंसिपल भी होंगे, और जो उनसे ऊपर हैं आपके डीन हैं वो भी होंगे। उसके ऊपर फिर प्रबंधक महोदय भी होंगे, मैनेजर, जो आपके डायरेक्टर वगैरह हैं, सब हैं। वो क्या है? एक संरचना है कि अभी ये है, फिर उसके ऊपर वो है, उसके ऊपर वो और उसके ऊपर वो, ऐसे एक संरचना है। ऐसा ही है, हम वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये 5 टाइप की होती हैं। सबसे जो प्रथम परत है उसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, और जो द्वितीय परत है उसको हम बोलते हैं संताप मंडल, और जो तृतीय परत है जो तीसरे नंबर की है उसको बोलते हैं मध्य मंडल, और उसके बाद जो आती है वो आयन मंडल, और उसके बाद वाली बहिर्मंडल। सीधी सी बात है। अभी इनका अलग अलग है, अक्षोभ मंडल ही क्यों बोलते हैं, संताप मंडल ही क्यों बोलते हैं, मध्य मंडल ही क्यों बोलते हैं, आयन मंडल उसको क्यों बोलते हैं, या हम बहिर्मंडल उसको क्यों बोलते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अब ये आया हमारा वायुमंडल की परतें। बात करते हैं हम ट्रोपोस्फियर की। वायुमंडल की परतें हमने बताई है 5, 3 ये और 2 है ये आयन मंडल और बाह्य मंडल या बहिर्मंडल। हम बात करते हैं अक्षोभ मंडल की। सबसे जो नीचे की परत है उसको हम बोलते हैं अक्षोभ मंडल। अक्षोभ मंडल को मौसमी घटनाओं का रंगमंच भी कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, जितना भी आपका बादल, तूफान, बवंडर, हरिकेन, टाइफून, जो भी कुछ है, जो भी आने वाला है, वो सब इसके अंदर ही आने वाला है। इसके अंदर आने वाला है तो मतलब जाहिर सी बात है वो सब ऐसे ही करके है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। वो सब का सब अक्षोभ मंडल में ही होगा। बारिश भी आपकी अक्षोभ मंडल में ही होंगी, पवन भी आपकी अक्षोभ मंडल में ही चलेगी। अब अक्षोभ मंडल के बारे में एक जो हम पढ़ते हैं कि हाँ अक्षोभ मंडल की सीमा क्या है, हम कैसे तय करेंगे कि अक्षोभ मंडल यहीं तक ही है, इधर तक ही है, उसका क्या कैसे। अक्षोभ मंडल को हम बोलते हैं पृथ्वी की सतह से लेके 18 किलोमीटर तक। अभी ध्रुवों की साइड में जाएंगे तो क्या होगा, वो 8 किलोमीटर है अगर दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में जाएंगे, और विषुवत रेखा पे क्या है वो 18 किलोमीटर तक ऊंचाई है उसकी। ऐसा क्यों है? अभी ये भी आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर ऐसा क्यों है कि ध्रुवों पे इतना है, इधर की तरफ इतना है, तो ऐसा क्यों है? उसका मेनली क्या कारण है, पृथ्वी की जो विषुवत रेखा है उस पर सूर्य डायरेक्ट पड़ता है, मतलब सीधा पड़ता है। सीधा पड़ने से क्या होगा, वहाँ जल वाष्प बनेंगे। जल वाष्प बनेंगे मतलब हवा गर्म होगी, हवा गर्म होने के बाद ऊपर तक जाएगी, ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, जाते 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 वो इतनी गर्म है कि वो 18 किलोमीटर तक जाएगी कंटिन्यू। वो 18 तक जाएगी तो जो क्षोभ सीमा है वहाँ 18 किलोमीटर की है। मगर ध्रुवों पे ऐसा नहीं है। ध्रुवों पे ऐसा क्यों नहीं है? कारण है इसका भी कि हाँ ध्रुवों पे ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी ना पड़ के तिर्यक रूप में पड़ती हैं, तिरछी। तिर्यक मतलब अभी एक एरिया है,
हम मानते हैं कि 1 mm में अगर हमें लाइट या प्रकाश 1.94 मिल रहा है, जिसको हम सौर्य स्थिरांक भी कहते हैं, अगर हमें मिल रहा है और वही हमें जाके 5 mm में मिलना स्टार्ट हो जा, हीट उतनी है, एनर्जी उतनी है, तो अब क्या होगा? पर छोटी सी बात है कि टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि वो ज़्यादा एरिया को गर्म कर नहीं पाएगा। जितना वो 1 mm में कर पाएगा इतना वो 5 mm में नहीं कर पाएगा। तो वही चीज़ है, ध्रुवों की साइड ठंडी मिलेंगी चीज़ें, तो उधर एयर ज़्यादा दूर तक गर्म नहीं हो पाती है, ठंडी होकर वहीं पर ही गिर जाती हैं। तो उसका मेन कारण ये है। अभी हम इसमें बात करने वाले हैं अक्षोभमंडल में। अक्षोभमंडल की जो एक मुख्य बात है वो क्या है कि जब आप ज़मीन से नीचे से ऊपर की साइड जाते हो तो आपको टेम्परेचर में क्या मिलेगी? कमी मिलेगी, टेम्परेचर कम होगा। अगर नीचे टेम्परेचर 36 है पृथ्वी की सतह पे, तो जैसे ही आप 165 मीटर ऊपर की साइड जाओगे तो 1 डिग्री घट जाएगा। आप 1 किलोमीटर ऊपर तक गए तो 6.5 डिग्री कम हो जाएगा। 2 किलोमीटर तक ऊपर गए तो आपका कितना? 13 किलोमीटर। सपोज करो आप, जैसे अभी के टाइम में जो मकान ऐसे बिल्डिंगें वगैरह बन रही है, जैसे बुर्ज खलीफा, भविष्य में अगर कोई 2 किलोमीटर ऊंची इमारत बनती है, जो नीचे रह रहा है, सपोज करो उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री, और जो सबसे ऊपर रह रहा है उसका टेम्परेचर -13 कर दो, क्या आएगा? बोलो 17 डिग्री। कितना डिफरेंस है। तो ये सब चीज़ें आपको किस में मिलने वाली हैं? ये आपको मिलने वाली है अक्षोभ मंडल में। अक्षोभ मंडल में एक चीज़ और है जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, जो हमने रियलाइज़ की है अक्षोभ मंडल में। जो ध्रुव हैं, ध्रुव की साइड 8 किलोमीटर होने के बाद उधर जैसे धीरे 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 घटना स्टार्ट होगा। तो जहाँ तक वो इसकी सीमा होगी, अक्षोभ सीमा, इसकी एक सीमा है, उसको हम अक्षोभ सीमा बोलते हैं। जहाँ तक उसकी सीमा होगी वहाँ तक उसका टेम्परेचर कितना होगा? -45 डिग्री। अब बोलोगे सर इधर अगर इतना है, आप बोल रहे हो ऊपर जाने पे घटता है, तो विषुवत रेखा पे क्या होगा? उससे भी कम होगा। बिल्कुल होगा, यही तो बात है, वो बिल्कुल कम होगा। अभी उधर -45 है, ये इधर 18 किलोमीटर का है, कितना होगा? -80 डिग्री। ये सब चीज़ें होने वाली हैं। -80 डिग्री, हाँ -80 डिग्री। और इस जो ये ऊपर से नीचे से ऊपर जाने पे जो घटता है टेम्परेचर, इसको बोलते हैं हम सामान्य ह्रास दर। जो हमारा टेम्परेचर घटता है इसको हम बोलते हैं सामान्य ह्रास दर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी तरीके की समझ में ना आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार आप कमेंट करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ भी है तो आप बोल सकते हो मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अक्षोभ मंडल में ये सब चीज़ें हो रही हैं। हमने अक्षोभ मंडल में बोल दिया कि मौसमी घटनाएं अक्षोभ मंडल में होती हैं। ऊपर से नीचे से ऊपर जाने पे टेम्परेचर घटता है। अच्छा, एक चीज़ और आपके मन में आई होगी, सर नीचे से ऊपर जाने पे क्यों घटता है, बढ़ता क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे तो सूर्य नज़दीक है। आया होगा ना, ये पहली बार आज मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद आप पहली बार सुनो। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सूर्य है वो वायुमंडल को गर्म नहीं करता है ना, वो वायुमंडल को गर्म नहीं करता है, वो एक परत को गर्म करता है। वो पृथ्वी से गर्म होना स्टार्ट होगा और ऊपर की ओर तक धीरे 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 गर्म होना स्टार्ट होगा। और वायु की सघनता कम होगी तो उसको गर्म कर ही नहीं पाएगा। समझे? ठीक है। तो अक्षोभ मंडल में हमने क्या क्या पढ़ लिया? अक्षोभ मंडल में हमने इसकी सीमा के बारे में पढ़ लिया, 18 किलोमीटर तक है। अगर हम इसका औसत मान निकाल लेंगे, 8 ध्रुवों वाला, 18 बीच का, 8 और 18 26/2, क्योंकि एक ध्रुव और एक विषुवत रेखा करेंगे तो कितना आएगा? 26 का आधा 13। तो इसका जो औसत है ऊंचाई वो कितनी है? वो 13 है। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ठीक है। हमने पढ़ लिया सीमा के बारे में, अक्षोभ सीमा के बारे में, पृथ्वी से कितनी है हमने पढ़ लिया। इसके बारे में
ऊपर से नीचे से ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम होता है। हमने पढ़ लिया कि मौसमी घटनाएं यहाँ पे क्यों होती हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। और क्या, अक्षोभ मंडल में। अब हम बात करते हैं संताप मंडल की। और एक चीज़ भी, जो अक्षोभ मंडल है उसमें ना इतनी बिजली का कड़कना, बादल चमकना, ये सब जो घटनाएं हुई अक्षोभ मंडल में ही हो, मगर संताप मंडल में नहीं होती है। क्यों सर? आप पूछोगे क्यों सर? क्योंकि उसकी एक लिमिट है, वो वहाँ तक ही है। उसके बाद जो 50 किलोमीटर के 18 किलोमीटर के बाद जो सीमा स्टार्ट होगी उसको हम बोल रहे हैं संताप मंडल। संताप मंडल इसका नाम क्यों है सर? वो हम आगे बताएंगे कि इसका नाम संताप मंडल क्यों है। इसमें क्या होगा, जैसे 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 आप धीरे 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 ऊपर बढ़ोगे तो इसमें टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। अक्षोभ मंडल में घटता था, इसमें बढ़ता था। क्यों बढ़ता है सर? अब आपके मन में सवाल आया होगा, वो भी हम बताने वाले हैं। इसका नाम संताप मंडल है क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्दी, गर्मी, बरसात, कुछ भी हो, कोई भी मौसम हो, साल भर इसका जो टेम्परेचर है वो समान ही रहता है। इसमें एक जीवनदायिनी परत पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ओजोन परत। ओजोन परत क्या है? जब ऑक्सीजन के और सूर्य प्रकाश के, मतलब अल्ट्रावायलेट के जो मॉलिक्यूल हैं आपस में जब वो रिएक्शन करेंगे तो ओजोन का निर्माण होता है, और वो एक पूरी की पूरी लेयर है। और हमने आपको अभी बताया कि जो सूर्य है वो वायुमंडल को गर्म नहीं करता, अगर उसको कोई लेयर मिलेगी तो वो गर्म करेगा। अभी उधर उसको मिली लेयर, उधर क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो हवाएं ऊपर उठेंगी, हवाएं ऊपर उठेंगी तो ऊपर जाने पे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। अभी हमने पढ़ा था कि 18 किलोमीटर तक 80 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो गया, -80 डिग्री। अभी क्या, धीरे 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 ये पहुँचते पहुँचते जब इसकी जो सीमा होगी वो सतह से 50 किलोमीटर तक है, 50 किलोमीटर पर जाके 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर हो जाएगा। किसका? संताप मंडल की बात चल रही है यहाँ पे, संताप मंडल का। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अब हम बात करते हैं ओजोन परत की। ओजोन परत है क्या? ओजोन परत क्या है? अल्ट्रावायलेट मतलब पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। रक्षा करेगी, कैसा रक्षा करेगी? अब वो भी है, वो क्या है ना, अल्ट्रावायलेट को पृथ्वी पे आने से रोकती है। अल्ट्रावायलेट भी 3 टाइप की होती है, ए बी सी। ए से अच्छी, बी से बुरी, सी से घातक। ऐसे याद करोगे तो फटाफट याद होगा, मतलब कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ए से अच्छी, वो हमारे बॉडी के लिए अच्छी है जिससे हमें विटामिन डी मिलती है। और दूसरी क्या है, बुरी, जो हमें ऐसा हार्मफुल, ऐसा शरीर पे कुछ भी निशान वगैरह आ जाएगा उससे, तो वो हार्मफुल है। और एक आती है खतरनाक। आपकी जो ओजोन है वो कितनी भी पतली हो जाए मगर वो खतरनाक को आने नहीं देगी, अगर आई तो वो बड़ा नुकसान करती है। और जो एरोप्लेन वगैरह है वो अक्षोभ मंडल से ऊपर और जो ओजोन परत के नीचे चलते हैं, अगर ऊपर गया तो क्या होगा, पराबैंगनी किरणों से उनको नुकसान होगा। अगर नुकसान होगा तो उनके लिए तो दिक्कत हो जाएगी। तो संताप मंडल में क्या, टेम्परेचर ऊपर जाने पे बढ़ता है, यहाँ पे हमें ओजोन परत मिलती है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं मध्य मंडल की। हमारा अक्षोभ मंडल हो गया, संताप मंडल हो गया, अभी मध्य मंडल। आप कुछ पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो। मध्य मंडल, अभी बात करेंगे हम मध्य मंडल की। मध्य मंडल में है क्या, इसको मध्य मंडल नाम क्यों दिया गया है? इसका तो पता लग गया ना, संताप मंडल क्यों दिया, क्योंकि यहाँ साल भर समान ताप रहता है, इसलिए संताप मंडल है। अक्षोभ, क्योंकि यहाँ ना ऐसा है, भंवर वगैरह आते रहे, कुछ भी डिस्टरबेंस होता रहे, इसलिए इसका ट्रोपोस्फेयर इसका नाम है। अक्षोभ इसलिए इसका नाम है। मध्य, मध्य इसलिए है इसका नाम क्योंकि ये अक्षोभ और संताप के बाद आता है, और इसके बाद फिर 2 हैं, आयन मंडल और बहिर्मंडल, इसलिए इसका नाम है मध्य मंडल, क्योंकि ये हमें मध्य में पड़ता है। इसका क्या, इसमें मेनली क्या क्या काम होते हैं? इसमें क्या होगा, वापस से यहाँ पे क्या, जो वायु है, वायु की जो परत है वो घनी नहीं है, घनी नहीं है, तो क्या होगा, तो टेम्परेचर आपका क्या होगा, इधर बढ़ रहा था तो इधर घटना स्टार्ट होगा। इधर की साइड आपका टेम्परेचर जैसे 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 घटेगा, टेम्परेचर जैसे जैसे घटा तो टेम्परेचर गिरना स्टार्ट होगा। जो इसकी सीमा है इसकी 80 किलोमीटर तक है,
पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर तक हम मानते हैं मध्यमंडल को। मध्यमंडल में क्या है, नोक्टिल्यूसेंट क्लाउड पाए जाते हैं ना। नोक्टिल्यूसेंट क्लाउड कैसे हों सर? आपने तो बोला कि बादल वगैरह इसमें ही पाए जाते हैं, अक्षोभ मंडल में ऊपर पाए नहीं जाते। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, मगर क्या होगा, कई बार वाटर वेपर गर्म होंगी, वो जाने के बाद कि इतनी गर्म होंगी वे अक्षोभ मंडल को पार करके संताप मंडल में प्रवेश करेंगी। संताप मंडल में प्रवेश किया तो क्या होगा, वहाँ पे तो टेम्परेचर और बढ़ रहा है। जैसे 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 टेम्परेचर बढ़ा, क्योंकि वहाँ पे ओजोन है, ओजोन पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो और गर्म होंगे। और गर्म होने के बाद कहाँ पहुँचेंगे, मध्यमंडल में। मध्यमंडल में जाके क्या, अभी टेम्परेचर गिरना स्टार्ट हुआ तो वो संघनित हुए, संघनित होके क्या हो, अभी बारिश भी नहीं करने वाले हैं, वो इकट्ठे हो गए बस। अभी वो रात में चमकेंगे हमको, उनको बोलते हैं लोक्टिनोसेंट क्लाउड, मतलब रात को चमकने वाले बादल, चमकीले बादल, ऐसे करके हम बोलते हैं। और एक चीज़ और भी है, इसका जो टेम्परेचर है वो -100 डिग्री तक पाया जाता है मध्यमंडल का। और जो इसमें जो भी उल्का पिंड वगैरह हैं, जैसे ही वो मध्यमंडल में प्रवेश करते हैं तो उसमें लग जाती है आग। अगर उसमें आग लगी तो वो जब तक पृथ्वी पर पहुँचेंगे क्या होगा, राख हो जाएंगी। पृथ्वी से हमारी क्या करते हैं, उल्का पिंड वगैरह से रक्षा करते हैं, हमारी पृथ्वी को बचाते हैं ये। उसके बाद हम बात करते हैं आयन मंडल की। ये तापमंडल के ही भाग हैं, मगर कुछ किताबों में अलग दिखाते हैं तो कुछ में ऐसे ही करके दिखाते हैं। तो फिर भी हम पढ़ते हैं आयन मंडल, जो हमारा आयन मंडल है। आयन मंडल इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसमें हमें आयन मिलते हैं। आपने देखा होगा, अभी तो आपका ऐसा सैटेलाइट वगैरह आ गया, जब सैटेलाइट वगैरह नहीं था तो रेडियो वगैरह था। रेडियो में क्या होता था, कैसे चलता था, कैसे ये चीज़ जो होती थी वो आयन के थ्रू होती थी। इधर बहुत सारे आयन मिलते हैं ऐसे, वो ऐसा आयन, वो आयन बल्कि ऐसे दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव की साइड भी ऐसे मतलब आवेशित होते रहते हैं। उनसे एक मतलब एक रात में चमकने वाला एक टाइप का प्रकाश भी निकलता है, जिसको ओलोरा बोरियोलिस ऐसे करके बोलते हैं। तो उसका दक्षिणी ध्रुव में चलने वाले का अलग नाम है और उत्तरी ध्रुव में चमकने वाले का अलग नाम है। चलो उसकी बात छोड़ते हैं, हम बात करते हैं आयन मंडल की। इसमें बहुत सारे आयन मिलते हैं, इसलिए इसका नाम आयन मंडल है। वो आयन क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी जाती है उस फ्रीक्वेंसी को आयन वापस कर देते हैं पृथ्वी को, जिससे रेडियो का संचार होता था। ये सब पहले होता था, मगर अब जब से वो AM में होता था, अब जब FM आया तो टेक्नोलॉजी और भी अच्छी हुई, तो अभी उन आयन की हमें ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब ठीक है, वो घूम रहे हैं, अभी हम उनसे काम नहीं लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बहिर्मंडल की। जो ये आयन मंडल है ये 400 किलोमीटर तक मिलता है। आपने कई बुकों में लिखा हो, देखा होगा 650 किलोमीटर तक के आसपास भी होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सोस्फीयर की, बाह्य मंडल। बाह्य मंडल कहाँ तक है मानने के लिए, कोई 1600 किलोमीटर तक मानता है, कोई 10,000 किलोमीटर तक मानता है। मानने के लिए आप कितना भी दूर तक मान लो वो आपका है। हाँ, उसके बाद बस बाह्य मंडल ही है। उसके बाद आयन मंडल के बाद जो चल रहा है वो बाह्य मंडल ही है। इसमें क्या होगा, मध्य मंडल में क्या था, संताप मंडल में टेम्परेचर बढ़ा, मतलब ऊपर आते हुए घटा, संताप मंडल में बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, और फिर इसमें और भी ज़्यादा बढ़ा। इसमें 1000 डिग्री तक का टेम्परेचर मिलता है। टेम्परेचर इतना खतरनाक मिलेगा मतलब, मगर क्या होगा, अगर आप उस 1000 डिग्री के टेम्परेचर में खड़े होंगे ना तो आपको महसूस नहीं देगा कि 1000 डिग्री टेम्परेचर है। क्यों, क्योंकि वहाँ हवा संघनित नहीं है, तो इसलिए वहाँ टेम्परेचर आपको ऐसे दिखाई भी नहीं देगा। और जो आयन मंडल में है, जो हमारा स्पेस स्टेशन है ना, वो सब आयन मंडल में है। और जो बहिर्मंडल है, पूरा अंतरिक्ष है, उसके बाद तो मतलब कहीं पे भी कुछ भी, वो पूरा पूरा अंतरिक्ष है। तो हमने क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, इन सब के बारे में चर्चा करी है। देखो ये ग्राफ है, हम इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि हमने क्या क्या है। ये है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में क्या होगा, ये इधर 20 डिग्री टेम्परेचर था और ऐसे 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 जाते हुए क्षोभ मंडल के आसपास -60 तक पहुंचा। फिर आया संताप मंडल। संताप मंडल में ये अभी क्या बढ़ना स्टार्ट होगा, कहाँ तक पहुंचा, ये 0 के आसपास पहुंचा, 0 के आसपास इधर तक पहुंच गया। अभी क्या ये बढ़ा, जब यहाँ -60 के आसपास था, 80 मानते हैं, तो ये यहाँ तक बढ़ा, 0 हुआ। उसके बाद फिर मध्यमंडल की बात करेंगे। मध्यमंडल में फिर क्या होगा, टेम्परेचर फिर गिरना स्टार्ट होगा। मध्यमंडल में टेम्परेचर गिरना स्टार्ट हुआ तो उसके बाद फिर आयन मंडल में बढ़ना स्टार्ट हुआ, और बहिर्मंडल में और भी ज़्यादा बढ़ेगा। पहले में घटेगा, दूसरे में बढ़ेगा। संताप मंडल में क्यों बढ़ता है हमने वो भी बताया, मध्यमंडल में क्यों घटता है वो भी बताया,
और आयनमंडल में क्यों बढ़ता है वो भी हमने आपको बताया, और उसके बाद फिर बहिर्मंडल में क्यों बढ़ता है वो भी हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। ये क्लास यहीं तक ही थी। कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कोई भी किसी के बारे में भी पूछना हो। ऐसा हम ही क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं, इसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर ये इसी के बारे में दे रखी है, जो इसकी लेयर हैं ये दे रखी 7 से लेकर 16 किलोमीटर तक, 18 तक मानते हैं हम, 50 किलोमीटर तक है, और उसके बाद फिर 80 तक है, और फिर 500 किलोमीटर तक है, और उसके बाद फिर आगे वो कंटिन्यू 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 चलता ही रहेगा। ऐसे ही ये जो इसमें दिया है ये चित्र बना के आप चित्र बनाना चाहो तो बना सकते हो। ये ऐसे ऐसे पूरा चित्र बना के दिया है, पूरा का पूरा ऐसे इसमें चित्र है। उसके बाद हम तापमान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तापमान के बाद हम पढ़ेंगे सूर्य के करोड़ में, हाइड्रोजन में। चलो खैर ये तो अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही तैयारी करो। 700 घंटे का अपना चैलेंज है, कंप्लीट करते हैं 8 घंटे की तैयारी के साथ, फिर देखते हैं हमें कौन रोकेगा IAS बनने से। ओके बाय, थैंक यू।